चलिए बच्चों, आज क्या स्टार्ट करेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। चलिए सब आगे ध्यान देंगे। चलो पूछ लेते हैं हालचाल तुम्हारे, कैसे हो सब लोग? कैसे हो? तुम्हारे बढ़िया में बढ़िया ही नहीं है। कैसे हो? दिल टूट जाए इतने में तो आदमी का। कैसे हो? तुम बढ़िया नहीं हो, समझ आ गया मुझे। चलिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टार्ट करें बच्चे। ये लॉ बनाया गया सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे ट्रांसफर किया जा सके। वैसे अगर डेफिनेशन देखोगे, पहले बोला गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस थ्री थिंग्स: बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। बट इट डजंट इंक्लूड एनीथिंग और एनी अदर थिंग इफ दे आर फुलफिलिंग सर्टेन क्राइटेरिया। पहले मींस कहता है कि ये तीन चीजें आएंगी, पीएन, बीओई और चेक। फिर कहता है मान लीजिए कोई और इंस्ट्रूमेंट भी आ गया जो इनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाया तो वो भी कवर हो जाएगा। बट मेनली आपके एक्ट में तीन ही बातें लिखी गई हैं। एक बार मैं क्राइटेरिया बता देता हूं उसका, या तो वो ट्रांसफरेबल और डिलीवरी से, या फिर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। और जो होल्डर है जिसको मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? गुड फेथ, कोई फ्रॉड ना हो, कोई चीटिंग ना हो। ट्रांसफरेबल हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार मर्जी। कुछ प्रिजम्पशन है जो बताऊंगा मैं। प्रिजम्पशन का मतलब होता है जब भी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से चेक मिला या बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, तो आप एज्यूम कर लेंगे सब कुछ इसमें क्या है? ओके है। एंड होल्डर ही क्या होगा? ओनर। जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा वही मालिक माना जाएगा। देखिए कुछ प्रिजम्पशन है। पहला, कंसीडरेशन, हमने बदले में सामान या पैसे लिए, फ्री में नहीं लिया। डेट ओके है, जो डेट डाली गई है उसी डेट का चेक है। टाइम प्रॉपर है जब आपने एक्सेप्ट किया। टाइम ऑफ ट्रांसफर भी वैलिड है जब आपने ट्रांसफर किया। ऑर्डर भी ठीक है। ऑर्डर मतलब एंडोर्समेंट कैसे हुई? ए ने बी को किया, बी ने सी को, सी ने डी को, प्रॉपर है। ऐसा नहीं कि बी से चोरी करके डी लेकर चला गया है। प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी भरी गई है और होल्डर ड्यू कोर्स मतलब प्रॉपर तरीके से वो होल्ड कर रहा है। इन सबका निष्कर्ष पता क्या कि कोई चीटिंग, फ्रॉड या गलती नहीं है। देखिए आप सामने वाले पे खुद डाउट नहीं कर सकते, सर्कमस्टांस दिखाएं या आपको लगे। नॉर्मली जब आप चेक लेके बैंक में जाते हो, क्या बैंक वाला आपके ऊपर शक करता है? ध्यान रखिएगा। तो पहले तीन बातें पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आ सकती है। प्रोमिसरी नोट, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को प्रोमिस करता है, जैसे आई प्रोमिस टू पे डैश डैश मनी टू ए सम ऑफ, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट है। सम का मतलब एडिशन नहीं होता, ये आपने मैथ में पूछा था। सम ऑफ मनी मतलब कुछ भी पैसा। मेरी जेब में 500 रुपए, तो 500 इज द सम ऑफ मनी। सम का मतलब मैथ वाला हमेशा टोटल नहीं होता, सम का मतलब अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। जैसे मैंने बोला आई प्रोमिस टू पे ए सम ऑफ ₹1000 टू मिस्टर राम और हिज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि मैं वचन देता हूं कि राम को या उसके ऑर्डर को, उसके बिहाफ पर कोई और आएगा, उसको कितने रुपए दूंगा? 1000 रुपए। और मैं लिख दूं बियरर। बियरर का मतलब, बियर का मतलब नाम नहीं है, जिसके पास वो बिल होगा उसको दे दूंगा मैं। बियरर में जैसे आपकी जेब में पड़ा हुआ 100 का नोट बियरर होता है, बियरर पे किसी का नाम लिखा नहीं होता। तो यहां से दो बातें समझ आ गई, एक बियरर हो सकता है और एक ऑर्डर हो सकता है। दो पार्टी होती है, मेकर और पेई। मेकर मतलब पेयर, जो बनाता है, जो वादा करता है। अगर मैं वचन दे रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मैं मेकर हूं, मैं पेयर हूं, मैं पैसे दूंगा। जिसके नाम पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं वो क्या होगा? पेई। और अगर किसी का नाम नहीं है तो बियरर, जो होल्डर होगा वो क्या होगा? पेई। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना एक होता है ड्रोअर, जो बिल बनाता है। किसके नाम? ड्रोई के नाम, जो एक्सेप्ट करके पैसे देगा। तो ड्रोई पेयर भी हो गया, और जिसको वो देगा वो थर्ड पर्सन कौन होगा? पेई। वो पेई ड्रोअर खुद भी हो सकता है। मैंने एक बिल बनाया, मैंने लिखा अनकंडीशनल ऑर्डर आयुष को कि पैसे दो राघव को, राघव है। तो मैं कौन हो गया? ड्रोअर। आयुष कौन हो गया? ड्रोई, ये पैसे देगा। और राघव कौन हो गया? पेई। और मैं अगर आयुष को लिख दूं कि मुझे पैसे देने हैं, मतलब हिमांशु को, तो ड्रोअर भी मैं हो गया और पेई भी मैं हो गया। और ये कौन हो गया? ड्रोई। ड्रोअर बनाता है अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू पेई, और एक्सेप्ट और साइन कौन करता है? ड्रोई। और ड्रोही क्या बन जाएगा? पेयर। ड्रोही क्या बन जाएगा? तीन पार्टी होगी, कौन कौन सी? ड्रोअर, ड्रोई, पेई। और अगर मैंने अपने नाम पे ऑर्डर दे दिया तो दो पार्टी होंगी, ड्रोअर और ड्रोई।
जो ड्रोअर है वही क्या बन जाएगा, पेई। वही क्या बन जाएगा, पेई। हाँ जी बेटे, अनकंडीशनल मतलब कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे बिना किसी, इवन वो प्रोमिसरी नोट भी अनकंडीशनल प्रॉमिस है, बिना किसी बिना नहीं, कंसिडरेशन तो है, बिना किसी कंडीशन के कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी कि आप लिख दें आई प्रॉमिस टू पे, अगर मेरे पास पैसे हुए तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये कैसी शर्त है, कंडीशन नहीं लगानी। कंडीशन देखो, आप लॉजिकल बात समझो, इसको मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से भी लिंक कर सकता हूं। जब आप प्रॉमिस कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जब आप ऑर्डर लिख के एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब एक्सेप्टेंस में कंडीशन हो सकती है। मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है एक्सेप्टेंस में कंडीशन, तो एक्सेप्टेंस ही तो है, कंडीशन नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी, कंडीशन। और पे कैन बी एनी पर्सन वेदर ड्रोअर और एनी अदर पर्सन। देखिए दो बड़े अच्छे एग्जांपल दिए थे मैंने, एक में राम, श्याम और सोहन है। राम कौन है बच्चे, ड्रोअर, और श्याम कौन है, और सोहन कौन है, पे। राइट, पे। और इसी केस में अगर अगर मान लीजिए राम श्याम को बोले कि राम को ही पैसे देने हैं, तो राम कौन है, ड्रोअर, श्याम कौन है, बट राम ड्रोअर के साथ साथ क्या है, दो पार्टी होगी। माने तो तीन ही जाएंगी ना, एक बंदा दो पार्टी की कैपेसिटी में, तीन ही होंगी। कितनी होंगी, तीन। देन तीन पार्टी होगी, ड्रोअर, ड्रोई और पे। ड्रोअर जो बिल बनाएगा, ड्रोई जो एक्सेप्ट करके पेमेंट करेगा, और पे जिसको पेमेंट की जाएगी। चलिए इसका डिफरेंस अभी बुक से पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चेक, चेक देखिए, वैसे मेरा पर्सनल मानना है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैं प्रैक्टिस में देखता हूं, इन तीनों में से चेक ही मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होता है। कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में देखा है, पढ़ा है, बट बिजनेस लाइफ में मैंने किसी क्लाइंट को बीओई इशू करते हुए देखा अपने एक्सपीरियंस से। 14 साल हो गए मुझे, नोट इवन ए सिंगल, आज तक सिर्फ चेक इशू होते हैं। और अब चेक को भी रिप्लेस करके ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस। समझ रहे बात को। चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बट फर्क क्या है, ये स्पेसिफाइड बैंकर पे है। चेक की पेमेंट बैंक के थ्रू होती है, एचडीएफसी, एसबीआई एटसेट्रा, और पेबल ऑन, देखो इंस्ट्रूमेंट कई तरह के होते हैं, आगे आप पढ़ोगे, प्रेजेंटमेंट पे, साइट पर, एक होता है डिमांड पे, जब मांगोगे। चेक की पेमेंट अपने आप, आपने चेक लिया, आपने लगाना भूल दिया, आपकी बॉक्स में, आपके जेब में, आपके पर्स में पड़ा रहा, वो किसी काम का। चेक को जाकर बैंक में डिमांड करनी पड़ेगी तो पैसे आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। एंड इंक्लूड्स ट्रंकेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। याद है आपको ये, ट्रंकन चेक फिजिकल चेक था, जो क्लियरिंग के टाइम उसकी इमेज लेके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या थोड़ा बहुत उसको वैनिश कर दिया गया। और इलेक्ट्रॉनिक चेक ऑलरेडी ई फॉर्म में है, वो बना ही ई फॉर्म में है। फर्क समझ रहे, इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म में, ट्रंकेट को ई फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ट्रंकेट का मतलब होता है छोटा करना या डैमेज करना, वो डैमेज हो चुका है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बच्चे इसके बाद, बाकी बुक से है, श्योर। डिफरेंसेस आपने लिखे होंगे, आ जाइए एक बारी। डिफरेंस से शुरू करता हूं पहले। अच्छा, क्या हमारे एग्जाम में, ये देखिए सारा कुछ आपका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पहले मीनिंग है, प्रोमिसरी नोट, ये प्रोविजन आपको पढ़ाए थे, इस सब में सेम आते हैं। बेसिक एलिमेंट होने चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, प्रॉपर प्रोमिस होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, एनी 5 और 6 पॉइंट यू कैन लर्न। आप ध्यान से ना, तीनों में सेम है ऑलमोस्ट, तीनों में क्या है, अगर बच्चा स्मार्टनेस दिखाए ना, वो 5-6 जो कॉमन है वही याद कर ले। ये जो है ना प्रोविजंस, 5-6 ना तीनों में ही कॉमन है, वही उठा लो बच्चे, और भी उठाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस देखे, पहले डेफिनेशन आ जाएगी, ये तो आपको पता ही है। नेचर, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है और ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। इसमें दो पार्टीज हैं, इसमें तीन पार्टी हैं। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही प्रॉमिस दिया है। इसको पहले ड्रॉई क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कन्वर्ज हो सकती है पार्टी, इसमें सेम पार्टी नहीं हो सकती, इसमें दो पार्टी सेम हो सकती हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी सेम हो सकती हैं, कौन कौन सी, ड्रोअर एंड पेई। पेबल टू बियर, प्रोमिसरी नोट देखो अलाउड नहीं है बियर को बनाना, वैसे हो सकता है, इंडिया में सिर्फ आरबीआई प्रोमिसरी नोट बियर को दे सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप बियर नहीं बना सकते, सिर्फ डिमांड वाला आप दूसरा बना सकते हो। प्रोमिसरी नोट बियर के नाम नहीं बनाते, नाम लिखना पड़ता है। सिर्फ करेंसी नोट जो आरबीआई इशू करता है वो बियर होता है, करेंसी नोट में किसी का नाम नहीं होता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियर हो सकते हैं, डिमांड वाला बियर नहीं हो सकता। साइट वाला, प्रेजेंट वाला हो सकता है, डिमांड वाला नहीं हो सकता।
चेक, चेक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो बैंकर पे है और इंक्लूड ट्रंकेट चेक की इमेज और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये डेफिनेशन है। इसको हम उठाएंगे सीधा कहां से, डिफरेंस है, डिफरेंस है हमारे पास, ये तो बिहेवियर चेक है, ये आप खुद रीड कर लेंगे, आपने लिखा भी होगा, याद करके नहीं लिखा। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक चेक पे पेपर था ही नहीं, ट्रंकेट पहले क्या था, पेपर चेक था। इलेक्ट्रॉनिक चेक पे आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ते हैं, इसको पेपर चेक में डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगाने पड़ते। ये ओरिजिनली इलेक्ट्रॉनिक में है, ओरिजिनली ये रिटर्न में है, बाद में इसको ट्रंकेट करके इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया गया है। तीन डिफरेंस इसके बनेंगे। देन बच्चों तीन पार्टी होती है, पढ़ लिया आपने। चेक के टाइप पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। एक होता है बियरर चेक, कौन सा, जहां पर नाम नहीं होता, होल्डर को मिल जाएगा। एक होता है ऑर्डर चेक, ऑर्डर में नाम लिखा होता है। और एक होता है क्रॉस चेक, क्रॉस चेक ऑर्डर ही होता है बट वो मिलता किसके थ्रू है। मैं क्रॉसिंग शुरू कराने से पहले आपको याद दिला दूं, मान लीजिए अनुराग के नाम चेक, एक बच्चा लेते हैं अनुराग, अनुराग के नाम मैंने अपने HDFC का चेक लगाया, सुनना सेम एग्जांपल, किसके नाम लगाया, अनुराग के नाम। अब अनुराग जाकर अगर क्रॉस नहीं है तो मेरे HDFC में जाएगा, कैश काउंटर पे चेक देगा, कैश लेके आ जाएगा। अगर मैंने क्रॉसिंग कर दिया तो मेरे बैंक में नहीं जाएगा, ये अपने बैंक में जाएगा। कहां जाएगा, और अपने बैंक में अपने अकाउंट में लगाएगा चेक, वो बैंक मेरे बैंक से लेकर इसके अकाउंट में पैसे डाल देगा। क्रॉस चेक का मतलब है पैसा काउंटर पे नहीं मिलेगा, पैसा कैश की फॉर्म में नहीं मिलेगा, पैसा सिर्फ बैंक के थ्रू मिलेगा, राइट। उसमें भी कई टाइप है, पढ़ूंगा अभी, बताऊंगा अभी आपको, देखिए एग्जांपल से पढ़ाऊंगा दोबारा। पहले क्रॉसिंग, क्रॉसिंग इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर, जो पे कर रहा है, कि अमाउंट जो है बैंक के थ्रू देना है, डायरेक्टली नहीं देना। इट इज ए वार्निंग टू बैंक कि भैया चेक कर लो, कैश नहीं देना। क्रॉसिंग अफेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट, क्रॉसिंग आपकी पेमेंट को अफेक्ट करेगी, मोड को, किसको, मोड मतलब तरीका, मतलब तरीका, कैश में नहीं मिलेगा, चेक बैंक में मिलेगा, बट निगोशिएशन में फर्क नहीं पड़ेगा, आप ट्रांसफर कर सकते हो और आपके राइट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अनुराग को चेक दिया 20,000 का, अगर मैं क्रॉस ना करता तो भी 20,000 मिलते, क्रॉस करके भी क्या मिलेंगे, पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे, इनके अधिकारों पे फर्क नहीं। टाइप ऑफ क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट, मुझे इंट्यूशन आ रही है इस बार ये आएगा, पता नहीं क्यों, 100% आएगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है मेरी, 100% आएगा, देख लेना। मैं 100% बार बार इसलिए बोल रहा कि तुम फिर पकड़ लोगे उस बात को, बट आज तक मेरी इंट्यूशन जो है चलती है। अब मेरे होता कि मेरे को अपने पेपर में भी लगता था, हाँ कह सकते हो, जो टेस्ट में आ रहा है ना, यकीन मान लो वो तो इतना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में कोई नॉन इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। हाँ होता है टेस्ट को आसान करने के लिए थोड़ा कई बार आसान क्वेश्चन डाल दिया जाए, या मुश्किल करने के लिए कोई मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया जाए, वो डिफरेंट है, बट इंपॉर्टेंट सारी बात है। ये इंट्यूशन मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है बचपन से, मतलब मैं जब सीए कर रहा था तो मुझे लगता था ये पढ़ के जाऊं, लोग कहते हैं ना कि पेपर में जो ना पढ़ के जाओ वो आता है, अपना तो वही आता था जो पढ़ के जाते थे, फैक्ट बता रहा हूं। एक एनपीओ के साथ वो तो बताया था ना, वो हमारे सर ने कराया था, अदरवाइज जो मैं पढ़ के गया हूं, मतलब ब्लेसिंग ऑफ गोल्ड। मैंने तो 1-2 चैप्टर छोड़े थे एक बारी की सब्जेक्ट के, बताऊंगा नहीं, छोड़ना अच्छी बात नहीं है, वो इंपॉर्टेंट थे, बट मेरे को मजा नहीं आता उस चीज में। अब मैं थोड़ा खतरों का खिलाड़ी था, मैं कहा देखी जाएगी, 10 नंबर का चैप्टर है, कौन सा आया, 90 तो आता होगा ना, वो उस साल आया ही नहीं, समझ बात को, उस साल आया ही नहीं, तो किस्मत की बात है, करके सारा जाना, बट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मेरे से पूछ लेना पेपर से पहले, कौन, मेरी इंट्यूशन बता दूंगा मैं, ऐसे मैं आंख बंद करूंगा, क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, या तो 10 मिनट पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाए। अनुराग मजाक कर रहा हूं, ऐसे हो गया, तेरा सर से बात करता हूं आज, ऐसे होता ना है, ऐसे होता, फिर मैं बाहर आईसीपी शिक्षा थोड़ी लिखता, मिलता सीए की फैक्ट्री, आओ क्वेश्चन पेपर लो, है ऐसे नहीं होता। पर इंट्यूशन एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, ये मजाक नहीं है, जो बता रहा हूं आएगा देखना। क्या बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम, ठीक है। बच्चों को ना स्कूल में मिलता है गुड, वेरी वेरी गुड, बच्चे कहते हैं एक्सीलेंट, दो एक्सीलेंट, स्टार, याद है हम लोग तो रोते थे, लड़ते थे, स्टार चाहिए स्टार। फिर जिस दिन बड़ा आया, बड़ा समझ नहीं आया क्या क्या जरूरत थी इसकी, है ना, जिसके वेरी गुड थे उसके पेपर में नंबर ज्यादा आ गया, स्टार वाला बेचारा स्टार ही रह गया। तो फोकस करें वापसी इस पे। क्रॉसिंग के टाइप, पहला क्या है, जर्नल में 2 पैरेलल ट्रांसफर लाइन डालनी है, ऐसे बस सिंपल ट्रांसवर्स लाइन है, कुछ नहीं है, मतलब इसका क्या है, बैंक के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, एक होता है स्पेशल, स्पेशल में बैंक भी बता दूंगा मैं, पीएनबी। अब बैंक से होगा और पीएनबी से होगा, किसी और बैंक में,
वैसे दुनिया में लोग जनरल क्रॉसिंग करते हैं। कौन सी करते हैं? एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। कौन सी होती है? रिस्ट्रिक्टिव में लिख देते हैं हम अकाउंट पेई, चाहे जनरल पे चाहे स्पेशल में। अकाउंट पेई का मतलब है ये उसी के अकाउंट में होगा। अब ये निगोशिएबल, मैंने अनुराग को चाहे जनरल चाहे स्पेशल भी लिख दिया अकाउंट पेई। अब अनुराग इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये अनुराग के में जाएगा। अगर बैंक का नाम लिखा तो उसी बैंक में जाएगा, और अकाउंट भी लिखा तो अनुराग के अलावा ट्रांसफर नहीं होगा। देन नॉट नेगोशिएबल। अच्छा देखो बच्चे ना इसमें बड़ी कंफ्यूजन लेते हैं। बच्चे कहते हैं नॉट नेगोशिएबल का मतलब नेगोशिएबल नहीं है, जबकि अकाउंट पे का मतलब नेगोशिएबल नहीं है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब है कि अगर पिछले वाले का टाइटल बढ़िया होगा तो ही ये नेगोशिएबल है। मान लो आपने किसी को चेक दिया और उसका चेक गलती से, चीटिंग से या फ्रॉड से किसी और के पास चला गया, तो वो टाइटल खराब हो गया, वो आगे किसी और को देगा तो वैलिड नहीं होगा। अगर सब कुछ वैलिड चल रहा है, सब गुड फेथ में कंसिडरेशन में चेक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो वैलिड माना जाएगा। नॉट निगोशिएबल का मतलब है अगर पिछले वाले का डिफेक्ट है तो वो निगोशिएबल नहीं है, अदरवाइज वो क्या लेगा? निगोशिएबल रहेगा। राइट? कौन चेक को क्रॉस करता है? तीनों कर सकते हैं। ड्रॉअर खुद करके देगा, ड्रॉ ही कर लेगा। अब मान लो आपने बैंक में जाके ना, बैंक में एक बॉक्स लगा होता है कलेक्शन बॉक्स, आपने चेक डाल दिया, अब आपने कैश तो मांगा नहीं, आप डाल के चले गए, तो बैंक खुद उठाएगा, 2 लाइनें डाल देगा, कोई भी क्रॉस कर सकता है। क्लियर है? बेटे क्रॉसिंग का टाइप है ना जनरल क्रॉसिंग, सारे ही सेम है। जनरल क्रॉसिंग में आपने लाइन डाल दी मतलब आपके खाते में मिलेंगे, स्पेशल में आपने बैंक भी डाल दिया कि आपके किस खाते में मिलेंगे, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। चलिए, बाउंसिंग ऑफ चेक सेक्शन 138 बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेक बाउंस के केस सुने होंगे आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा। आपका चेक बाउंस कर दिया किसी ने, आप उसको नोटिस भेजो। क्या भेजो? नोटिस राइटिंग में हो, नोटिस 30 दिन के अंदर हो, और उसको बोलो भी पेमेंट करा दे, नहीं तो हम तेरे ऊपर केस डाल देंगे। अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करेगा तो 16वें दिन से कोर्स ऑफ एक्शन। अब काम चालू, अब क्या हो गया? काम चालू हो गया। अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेंट डाल दो राइटिंग में, और कंप्लेंट डालने का पीरियड है उसके डिफॉल्ट करने के, डिफॉल्ट मतलब 15 दिन के डिफॉल्ट होने के 1 महीने के अंदर। ये तो मैंने बनाया था। पहले डिसऑनर हुआ, 30 दिन में नोटिस भेजो, 15 दिन में उसको बोलो कि पेमेंट डाल, 1 महीने तक वेट करो, 1 महीने के अंदर वेट भी नहीं करनी, कंप्लेंट डाल दो। क्या डाल दो? कंप्लेंट डाल दो। क्लियर है बात? उसको अब इससे क्या होगा? कोर्ट आपके फेवर में अगर फैसला देगा तो सामने वाले को 2 साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है, और 2 गुना फाइन लग सकता है। जितना चेक का अमाउंट था, मान लो 1 लाख का चेक बाउंस हुआ तो 2 लाख का फाइन लग सकता है, और 2 साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम है, कम भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? चेक की एक्सपायरी डेट क्या होती है? 3 महीने। अगर आपके घर में चेक पड़ा रह गया, 3 महीने बीत गए, तो आप चेक नहीं लगा सकते, इसमें उसकी गलती नहीं है। चेक इनसफिशिएंसी के कारण डिसऑनर हो तो ही केस होगा, नॉर्मल केस में नहीं होगा। अगर उसने स्टॉप पेमेंट कराई है तो भी वो इनसफिशिएंट माना, जान के पेमेंट रोकी ना उसने। स्टॉप पेमेंट समझते हैं? मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन देता हूं कि ये चेक मेरा बंद करवा दीजिए, उस चेक से पेमेंट नहीं होगी, और तब भी सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग उसके ऊपर होगी। और अगर कंपनी है, मान लो कंपनी का चेक बाउंस हो गया, किसका चेक बाउंस हो गया? जो भी पर्सन इंचार्ज थे, जो भी उसके डायरेक्टर थे, कंपनी सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर भी केस चलेगा, कंपनी में भी चलेगा और उनपे भी। रीजन क्या है? कंपनी कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेचुरल तो है नहीं, कंपनी खुद तो काम कर सकते, कंपनी के बिहाफ पे कौन करता है? डायरेक्टर, तो वो भी फंसेंगे, वो भी फंसेंगे। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कौन सा कोर्ट कवर होगा बच्चे? 2 तरह के आपको बताए थे। पहला, जहां पर चेक कलेक्ट किया गया मतलब पेई के थ्रू, या जहां पर चेक प्रेजेंट किया गया यानी कि ड्रॉअर, मतलब जहां मैंने आपको चेक दिया, जिस जगह पर मेरे अकाउंट है या जिस जगह पर आपका अकाउंट है। अब कई बार क्या होता है, आपको किसी अलग अलग अकाउंट कैसे हो सकते हैं? मैंने हरियाणा से वेस्ट बंगाल के बंदे को चेक दिया तो वहां भी बाउंस हो गया ना, वो वहां पर भी केस कर सकता है और हरियाणा में आके भी केस कर सकता है। दोनों जगह पर केस क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा, जुरिस्डिक्शन में कवर होगा। इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिखा है, अगर स्टेट क्वेश्चन आएगा तो इस पे आएगा। क्या है पहला? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर कौन सा होता है बच्चे? बता दो यार, जिसमें नाम लिखा होता है। इसको निगोशिएशन एंडोर्समेंट करनी तो बैक साइड पे कर सकते हो, जितनी बार मर्जी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने एंडोर्समेंट में नाम नहीं लिखा उसको बोलेंगे ब्लैंक एंडोर्समेंट। क्या बोलेंगे? ब्लैंक में क्या होगा? लास्ट वाला बंदा अपना नाम भर के पैसे ले लेगा। और एंडोर्समेंट के 3 तरीके थे, पेज पे हो सकती है, बैग में हो सकती है, या सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे हो सकती है।
बियरर सबसे आसान, जिसमें नाम ही लिखा, जिसमें नाम ही, ब्लैंक चेक आपको मिल गया, भर लो। आपने किसी और को पेमेंट देनी है, उसको दे दो, वो भर लेगा। इनलैंड, इनलैंड याद है, इंडिया वाला, कौन से वाला? इनलैंड की दो कंडीशन थी, बिल ड्रॉ इंडिया में हो, बंदा इंडिया का हो चाहे बाहर पे हो, या फिर इंडिया में हो, बंदा बाहर का बट पेबल इंडिया में हो। तीन बातें हैं, ड्रॉ कहां हो रहा है, बंदा कहां का है और पेमेंट कहां हो रहा है। तीन में से कोई भी दो इंडिया में तो वो क्या बन जाएगा? दोबारा बताए तो, एक है बंदा कहां का है, एक है इशू कहां पे हो रहा है और एक पेमेंट कहां पर हो रही है। तीन में से कोई भी दो इंडिया में तो क्या बन जाएगा? वो दो नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा? वो फॉरेन। क्या बन जाएगा? फॉरेन का मतलब इंडिया के बाहर है, बंदा इंडिया का है, बिल बाहर का है, या फिर बिल इंडिया के अंदर है, बंदा भी बाहर का है और पेमेंट भी बाहर है। कोई भी तीन में से दो नहीं होंगे तो वो फॉरेन है, तीन में से दो होंगे तो वो क्या है? इसका बी पार्ट बेटे, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल इंडिया, पर्सन रेजिडेंट। ये इसमें मेन पॉइंट बिल बाहर का है ना, बिल इंडिया के बाहर इशू है, इसमें तो एडिशन वही बताने वाला था, आपने पूछ ही लिया। बिल अगर इंडिया के बाद इशू हुआ है, बिल कहां इशू है, तो वो इंलैंड है नहीं, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन इंडिया नहीं, केस भी नहीं होता उसका इंडिया में ना, समझ रहे बात को? तो वो तो है ही फॉरेन का, वो कहां का है? फॉरेन का। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैरी, जो लाइबिलिटी है वो उस जगह के कानून में देखी जाएगी। देखो ये पंगा होता है फॉरेन वाले में, अगर वो बाउंसिंग के ऊपर अपराध है, मान लो ऑस्ट्रेलिया का चेक है, तो ऑस्ट्रेलिया के कानून देखने पड़ेंगे, इंडिया के आप हमारे देश से लोग छोड़ के जाते हैं ना इंडिया, क्योंकि कई देशों में कानून बड़े रिलैक्स्ड हैं। इतना परेशान, वैसे वो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो फ्रॉड करता है आदमी या चीटिंग करता है उसके लिए तो बड़ा आसान है यार, कानून अगर आसान है तो कानून वैसे मुश्किल होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल बताया था आपको, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था और जहां पर पेबल था वहां पे 6% था। इंडिया में एंडोर्स कर दिया, डिसऑनर हो गया, अब एक्शन लोगे आप तो वो उस देश का देगा 6% वाला ब्याज, यहां वाला नहीं देगा, क्योंकि उसके देश का कानून कहता है कितना? 6%। डिमांड इंस्ट्रूमेंट बच्चे, जो मांगने पर दिया जाएगा, दिखाने पर, लगाने पर दिया, जैसे चेक, चेक अपने पेमेंट नहीं करेगा। देयर आर द इंस्ट्रूमेंट व्हिच डू नॉट हैव ए पीरियड, इनका पीरियड फिक्स नहीं है, इनका एक फिक्स होता है। पूछो क्या? एक्सपायरी। क्या फिक्स होती है? ये थर्ड पार्टी को डिमांड करते हैं इनको, अच्छा इसको बोलते हैं हम ऑन साइड, इसको हाईलाइट करना, कौन सा? आओ दिखाओ और पैसे ले जाओ एनी टाइम। इनकी इंटरेस्टिंग बात है ग्रेस पीरियड, और चेक दुनिया में इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है चेक विच इज ऑलवेज पेबल ऑन, बाकी सब अलग भी होते हैं, चेक अलग नहीं होते। टाइम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक ड्यू डेट होती है, क्या होती है? और वो अलग बात है, इसमें मैं 3 दिन, थर्ड डे किसका लेता हूं? ग्रेस का, 3 दिन जोड़ देता हूं। ये पढ़ लेना एक बारी। टाइम इंस्ट्रूमेंट चार तरीके से होता है, स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक, डे, डे फिक्स कर दिया, इस दिन आना, कहते हैं ओ इस तरीक कल आना, डे फिक्स कर दिया। एक होता है पीरियड, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज। एक होता है पीरियड आफ्टर साइट, बिल प्रेजेंट करो उसके बाद दिन काउंट करेंगे। एंड हैपनिंग ऑफ सर्टेन, मैंने कहा मेरी पेमेंट आ जाएगी, मेरा माल आ जाएगा, मेरा मेरा शिपमेंट आ जाएगा तो मैं दूंगा। बट एक बात याद रखना, डिमांड को छोड़कर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 3 दिन आप जोड़ेंगे और तीसरे दिन की डेट कवर होगी। मान लो 17 जून को आपने 1 मंथ का बिल इशू किया, 17 जून में एक महीना जोड़ा, क्या आ गया? 17 जुलाई, 3 दिन जोड़े, 20 जुलाई आपकी डेट आएगी। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट हॉलिडे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड तो प्रीसीडिंग डे आएगा, इमरजेंसी हॉलिडे है तो नेक्स्ट डे आएगा, सक्सीडिंग डे। क्लियर है बात? एकोमोडेशन बिल, अभी तक जितने बिल आपने पढ़े ट्रेड बिल होते हैं, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं वो भी ट्रेड होते हैं, बिजनेस की बिल, एक्चुअल बिल। एकोमोडेशन में हम सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। बिल बना दिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पैसे बांट लिए या उसको दे दिए, जिस दिन पेमेंट आएगी भर देंगे मिलके, दैट इज एकोमोडेशन बिल। एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग, नॉट क्लियर, वेग, ऐसा बिल जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। वो अलग बात है कि ना आप चाहो तो इसको ना एक्सेप्ट कर सकते हो। मैंने कंफ्यूजन बिल दे दिया, आपने मान भी लिया और मैंने पेमेंट कर दी। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, आई एम ऑर्डरिंग माई सेल्फ। अब देखो लॉजिकली मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बट मैं अपने आप को दे रहा हूं तो ये प्रॉमिस है। अब ये प्रॉमिस नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंफ्यूजन है। तो एक जो भी मान के आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप सामने वाले को रिक्वेस्ट करो कि इसको चेंज करके नया बना दो, सिंपल सी बात है। इट्स ए कंफ्यूजिंग बिल। कौन सा बिल? कंफ्यूजिंग। इनकोएट, इनकम्प्लीट, या तो ब्लैंक है, नाम ही लिखा, या उसका स्टाम्प ड्यूटी पूरी नहीं दी गई। स्टाम्प ड्यूटी सब्जेक्ट मैटर है,
मैंने अभी जीएसटी अप्लाई किया 4 दिन पहले, हमारे यहाँ पे ना 100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। उसने क्लाइंट ने बोला 10 पे बना के दे दिया। मैंने उसको बोला कि भैया 10 पे एक्सेप्टेबल नहीं है। कह रहा लगा दो देख लेंगे। अब ना लोग मैंने बताया ना ज्यादा स्मार्ट है। तो कल शाम को उसका नोटिस आया, सब ओके है डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा स्टाम्प पेपर 100 का लगाओ। तो डिपार्टमेंट का रूल है भाई, ये थोड़ी कि जीएसटी वाला तो है। जीएसटी किसका डिपार्टमेंट है? हरियाणा सरकार का। स्टाम्प ड्यूटी किसका रेवेन्यू है? हरियाणा सरकार का। तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। अब 10 रुपए का या तो 90 रुपए का एडिशनल टिकट लगाओ या 100 का नया लेके लगाओ। अब उसको समझाया, कह रहा अच्छा लेना पड़ेगा। मैं ये तो पहले समझाया था। 4 दिन खराब किए बंदे ने, क्योंकि वो कानून को नहीं मान रहा। कानून को ना मानने में समय वेस्ट जाएगा, तो उसको इनकोएड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो मैंने जीएसटी अप्लाई किया वो भी क्या था? इनकम्प्लीट। क्या था? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं थी। एंड द लास्ट फिक्टिशियस बिल, जिसमें नाम नकली है। तो ड्रोर का नाम नकली है या पेई का नाम नकली है या दोनों का ही नकली है। पर ध्यान रखना एचडीसी के लिए आप लायबल रहोगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसने तो गुड फेथ में लिया, उसको फर्क। आपने मुझे, आपके पास एक बिल था चाहे नकली था, आपने मुझे दे दिया, चाहे आपको कहीं से नकली मिला है, मैं तो आपके ऊपर क्या कर दूंगा? केस। आपको तो देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है अगर एचडीसी बता देगी ड्रोर का सिग्नेचर है और फर्स्ट होल्डर दोनों सेम हैंड राइटिंग में है, तो फिर वो केस करने में हेल्प मिलती है कि आपने देखो नाम भी आपने लिखा है, साइन भी आपने किया है, तो नकली बिल इसी ने बनाया, इसको पकड़ लो। और होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा डिफेक्ट से क्या होता है? फ्री। याद रखना, होल्डर इन ड्यू कोर्स पिछले वाले सभी बंदों पे केस कर सकता। ऑल दो सिलेबस में आपको समझा रहा हूं। ए ने बिल दिया बी को, बी ने सी को, डी ने ई को, ई ने एफ को, एफ ने जी को। जी पिछले वाले सब पे केस कर सकता है। किस पे करता है? चाहे फ्रॉड भी क्यों ना हो। इसी को रोकने के लिए एक आपको बताई थी क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल। कौन सी बताई थी? नॉट नेगोशिएबल में वो केस नहीं करता, बाकी समय वो केस कर सकता है। अच्छा, फिगर और वर्ड्स में अमाउंट, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, आया था याद है? फिगर्स में और वर्ड्स में अमाउंट अलग अलग है, तो कौन सा एक्सेप्टेबल होगा? कौन सा? आपने फिगर्स बोला, वर्ड्स बोला है? अच्छा, वर्ड बोला, कि नाराज हो गया बच्चा। चलिए, मैच्योरिटी। चलो बच्चे हमारे मैच्योर नहीं हुए, फिर भी हम पूछ लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी कब होती है? जब पीरियड आता है प्लस 3 दिन का ग्रेस। तो याद करना अच्छे से। अगर स्पेसिफाइड डे पे है तो डे प्लस थर्ड डे, नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेट है तो डेट प्लस डे प्लस थर्ड डे, डेज आफ्टर साइट है तो साइट प्लस डेज प्लस थर्ड डे, हैपनिंग ऑफ इवेंट है तो इवेंट प्लस थर्ड डे, इवेंट प्लस जितने डेज थे प्लस थर्ड डे, पब्लिक हॉलिडे है तो प्रीसीडिंग, इमरजेंसी हॉलिडे है तो, ये मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूं। और डिमांड है तो किस दिन? डिमांड है तो डिमांड वाला दिन, उस दिन नहीं। उस दिन का मतलब इशू वाला भी होता है। डिमांड मतलब जब आप लेकर आओगे। हमारा एक क्लाइंट है बहुत स्मार्ट है, उसको ना डिमांड का मतलब अच्छे से पता है। उससे ना चेक मांगो, वो अगले हफ्ते का चेक देता है। कब देता है? और स्मार्ट पर्सन, मतलब उसको मेरे को लगता नहीं है स्मार्ट, पर बेवकूफी है। वो ना अगले हफ्ते मान लो कोई सरकारी छुट्टी है उस दिन का देगा, या सेकंड सैटरडे का देगा, या जान के संडे का देगा। मतलब 2-3 दिन और बचा लेता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, बट बचा लेता है। हमेशा उस बंदे के चेक 3 डेट के आए हैं, या तो सेकंड सैटरडे, या गवर्नमेंट हॉलीडे, या संडे। उसने आज तक किसी वर्किंग डे का चेक ही नहीं दिया। तो मैं एक दिन उसको मैं रख ले भाई 2 दिन, तू कौन सा पैसा कमा लेगा, मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा 2 दिन में। और चेक को ये ना लाखों 10-10 हजार का चेक है, कितना ब्याज मिल जाएगा 2 दिन में उसको। बट आदत है। पैसे ना कैलेंडर खोलता है, लड़का मर जाता है, कहता है भैया मैं फोन करता हूँ, चेक कह रहे हैं हाँ भाई, उसका नाम दीपक, कह रहा है दीपक भैया ने कैलेंडर खोल लिया और छुट्टी देख रहा होता है, छुट्टी सेकंड सैटरडे। एक बार तो हफ्ते का आखिरी दिन, आखिरी हफ्ता जैसे अब चल रहा है, उसने अगले हफ्ते से अगले का दिया सेकंड सैटरडे देख के। भ्रम का इलाज ही नहीं है कोई। तो ऐसे लोग होते हैं, कुछ नहीं कर सकते इनका। 2 दिन के और पैसे बचा लेते हैं अपने। में बचा ले यार, तू चेक दे दे। चेक लेना बड़ा जरूरी है। कई बार ना अब जैसे स्टाफ को भेजो ना, कहता है यार अगले महीने का चेक देना, तू ले ले। चेक लेना बड़ा जरूरी है। बाउंस कर दे अगले महीने, वो क्या दिक्कत है, केस कर देंगे। आप खाली तारीख के लेते रहोगे तो क्या होगा? प्रूफ तो होना चाहिए ना। चेक से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की, इस आदमी ने मुझे पेमेंट का प्रॉमिस किया है, तो पकड़ लेंगे उसको। ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा कीड़ा होता है दिमाग के अंदर। ठीक बात है। नेगोशिएशन अभी बताया था क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी। नेगोशिएशन होती है 2 तरीके से, या तो डिलीवरी या एंडोर्समेंट एंड। मैंने आपको उठाकर इंस्ट्रूमेंट दे दिया, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी है। आपने किसी और के नाम ट्रांसफर किया है। एंडोर्समेंट याद है? फेस पर, बैक पर, एडिशनल पेपर पर, वो एंडोर्समेंट डिलीवरी है। और डिलीवरी बड़ी जरूरी है। डिलीवरी के बिना इंस्ट्रूमेंट पेबल ही नहीं है कैश में। और डिलीवरी 2 तरीके से होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। वो अलग बात है, कंस्ट्रक्टिव बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी?
बिल तो चाहिए होगा ना यार, चेक तो चाहिए। मान लो मैंने चेक दे दिया आयुष को, आर्यन के नाम का, आयुष ने आर्यन को कंफर्म कर दिया आपका चेक मेरे पास है, कंस्ट्रक्टिव होगी, बट चेक तो आर्यन को चाहिए होगा बैंक में लगाने के लिए, अल्टीमेटली तो एक्चुअल में कन्वर्ट करना ही। अगर ये चेक आयुष के पास पड़ा रहा और उस पर लिखा हुआ आर्यन का नाम, और ना तो इसके ना काम का ना ही उसके काम का, डिलीवरी तो करवानी ही पड़ेगी। फायदा मेरा जरूर है इसमें कि मेरे खाते से पैसे नहीं कट रहे 2-3 दिन तक, वही। चले, एंडोर्समेंट अभी बता दिया। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, फाइनल टेन्योर से पहले पेमेंट हो जाना उसको बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, और ड्यू कोर्स में पेमेंट होती है तो वैलिड मानी जाती है विद प्रिजम्पशन। और पेमेंट सिर्फ मनी में होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? मैं गया 1 लाख का चेक लेके, आपने का फर्नीचर उठा लिया 1 लाख का, वो पेमेंट नहीं है। पेमेंट शुड बी मेड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। नोटिस ऑफ डिसऑनर, चेक बाउंस हुआ था, कौन केस करेगा, नोटिस कौन देगा? या तो होल्डर खुद देगा या जो भी पार्टीज हैं उनको वो दे सकती है, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले। किसको नोटिस दिया जाएगा? ड्रोअर को या जितनी भी पार्टीज है। अभी यार जितनी भी पार्टीज है ना, ये सिर्फ एचडीसी में आती है, होल्डर इन ड्यू कोर्स में। नॉर्मली 2 ही पार्टी होती है, राम ने श्याम को दिया तो श्याम केस करेगा, किस पे करेगा? राम पे करेगा। नोटिस आप उसको खुद को दे सकते हो, उसके एजेंट को दे सकते हो, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर उसकी डेथ हो चुकी है, और अगर वो इंसॉल्वेंसी में चला गया तो उसके ऑफिशियल असाइनी को। और नोटिस जो है ना, वो मेकर को देना जरूरी नहीं है, जिसने पेमेंट देनी है उसको देना जरूरी है, उसको देना जरूरी है। मे बी ओरल, मे बी राइटिंग, बट मेरा सेक्शन नंबर 138 कहता है राइटिंग होना चाहिए। पढ़ा था ऊपर बाउंसिंग वाला, वो कहता है किसमें होना चाहिए? वेल नोटिस की रिक्विजिट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है? पहला, जिसको नोटिस दिया है उसको पता होना चाहिए कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आपको लाइबल ठहरा रहे हैं, और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। आपका चेक इस डेट का था, इस डेट को बाउंस हो गया, मैंने इतने पैसे लेने थे, उसको बताओ कि ये वाला चेक बाउंस हो गया है। नोटिस के तरीके क्या है? ओरल और रिटन, और अगर पोस्ट से भेजेंगे तो या तो उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे या उसके रेजिडेंस पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने पोस्ट से भेज दिया, रास्ते में गुम हो गया, मिस कैरेज हो गया, तो आपकी जिम्मेवारी, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पोस्ट से भेजा, रिसीट मिलती है आजकल, स्पीड पोस्ट की रिसीट ले लो, आपने भेज दिया, ओके माना जाएगा। और कुछ केसेस हैं जहां पर नोटिस नेसेसरी नहीं है, मतलब नोटिस के बिना भी केस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कौन कह रहा है? इंट्यूशन, मेरी इंट्यूशन कह रही है। कुछ केसेस में नोटिस नेसेसरी, पहला, अगर उसने अपना राइट, देखो सबसे बेकार काम है राइट को वेव करना, दुनिया का सबसे बेकार आदमी है जो अपना राइट वेव करता है। आपके पास दुनिया भर के अधिकार है, आप यूज ही नहीं करे तो आप ही बेवकूफ हो, लिटरली, ठीक बात है। इसको बोलते हैं फैकुलेटिव एंडोर्समेंट। कौन सी? फैकुलेटिव। या फिर ड्रोअर ने काउंटर मैंडेट कर दिया पेमेंट, मतलब कि ना ड्रोअर ने क्या कहा है कि नोटिस की जरूरत ही नहीं है, मैं दे रहा हूं यार पैसे, आपने फोन किया नोटिस भेजू, आपने कहा नहीं यार पैसे ले जा, नोटिस क्यों भेजेगा? कई लोग होते हैं शरीफ लोग, गलती से मेरे खाते में पैसे नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, नोटिस चेक दे रखा था। आजकल तो लोग पता कहते हैं बिजनेस में अच्छी प्रैक्टिस क्या है, रिमाइंडर देते हैं, आपका ना कल का चेक है, ध्यान रखना, इससे याद रहता है आदमी को ना, नहीं तो बिजनेस में इतने चेक ज्यादा रोज के याद ही नहीं रहता। देन पार्टी डैमेज सफर ही नहीं कर पा रही, यू नो पार्टी को डैमेज हुआ ही नहीं है, पेमेंट मिल गई है, या पार्टी मिल ही नहीं रही, फिक्टिशियस वाली ढूंढ रहा हूं, ये एक्सीडेंशियल ओमिशन है, बंदा बीमार था, जिस बंदे ने चेक दिया था वो महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने बैलेंस देखा ही नहीं अपना, वो अब दे देगा। या फिर ड्रोअर खुद ही क्या बन गया, मैंने आपको बिल दिया, आपने किसी और को, उसने किसी और को, लास्ट में मेरे को ही मिल गया, मैंने खुद की पेमेंट करनी है, खुद को ही करनी है। देन प्रोमिसी नोट जो निगोशिएबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं था, वो तो डायरेक्ट केस करने की जरूरत है, नोटिस की जरूरत नहीं है। या फिर वो कह रहा है, सबका निष्कर्ष लास्ट में आ गया कि मैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के अभी आपको सारे पैसे देने को, फिर भी केस करोगे उसके ऊपर? आपका मोटिव उसके ऊपर केस करके उसको परेशान करना है या अपनी पेमेंट लेना है? पेमेंट ले लो यार, बात खत्म करो। हाँ, ये हमारा ये वो वाला क्लाइंट भी ये करता है हमारे साथ, 2 बार किया उसने, 250 रुपए कट गए हमारे और उसके, चेक करा भूल गया, एक तो उसने सेकंड सैटरडे दिया, 4 दिन में पेमेंट नहीं हुई, कह रहा शाम को कैश भेज देना, और 250 मार गया साला हमारे। स्मार्ट लगता है उसको, 2 बार चेक बाउंस, कितने बाउंस हो गए? 500 लग गए मेरे, बट उसको क्या पता, सामने वाला भी स्मार्ट है, अगली बार बिल में हमने 500 रुपए लगा दिए थे। हाँ, हमारे कई क्लाइंट है, मान लो 11,000 का बिल किया एग्जाम्पल, 10,000 भेज देंगे, हो गया जी। ऐसे कैसे हो गया? हम अगले बिल में प्रीवियस बैलेंस लिख के चलते हैं 1,000 रुपए, ऐसे कैसे हो गया? कई क्लाइंट हर बार, मतलब कई तो इतने निठल्ले राउंड फिगर कर देते हैं, 10 500 पे 10,000, 11,000 पे 10,000, 11,500 पे 10,000, 12 तक 10,000 लेके जाते हैं। हम भी फिर प्रीवियस बैलेंस चला के रखते हैं, है ना। एक बार तो मेरे को समझे, वो आदमी बड़ा अच्छा था, मेरे को वो उसकी ना इंटेंशन गलत नहीं थी, पूछो कैसे। एक बार उसको बिल भेजा 9,000 का, तब भी उसने 10,000 भेजे,
मैं कहा मतलब ये राउंड में भेजना चाह रहा है, इसकी इंटेंशन गलत नहीं है। एक बार 8700 का तो भी उसने 10,000 भेजे, तो अब हमको पता है उसके आने कितने हैं, पता नहीं लगता, कोई और एंट्री होती नहीं उसके खाते से, सिर्फ 10,000 भेजता है वो, जो मर्जी हो जाए, हमेशा 10,000। अब मतलब अभी आईटी में उसका भी 18,000 था, तब भी उसने 10 भेजा। मैं कहा भाई तू क्या करे, है ना, कुछ बोल भी नहीं सकते। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। अगर देखो इसको बता रखा है खाली, प्रोमिसरी नोट में अगर मेकर पैसे नहीं देगा तो वो डिफॉल्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ ही नहीं देगा तो डिफॉल्ट है, चेक में अगर ड्रॉ ही नहीं देगा तो वो डिफॉल्ट है। केस कर दो उनके ऊपर, ये केस है आपके पास। वेयर ए प्रोमिसरी नोट सेंट बाय पोस्ट, पार्टी लाइबल रिफ्यूज टू रिसीव द पोस्ट, तो भी वो क्या माना जाएगा, डिसऑनर। बिल प्रेजेंट करना पड़ता है ना, आपके पास बिल आया, आपने कहा मैं लेता नहीं, ना लेने का मतलब क्या कि आप पैसे देने में इंटरेस्टेड, तो भी डिसऑनर है ना, तो भी वो क्या है, डिसऑनर। डिस्चार्ज, आपकी छुट्टी हो गई, अब आपको पेमेंट नहीं करनी। कब कब डिस्चार्ज होगा, पहला व्हेन द पेमेंट इज मेड ऑन ड्यू डेट। सबसे आसान काम क्या होगी, पेमेंट लिख लो ब्रैकेट में, क्या होगी, एक होगा नेगोशिएशन बैक, होल्डर बन गया, होल्डर बैक मतलब आपके नाम भी बिल वापस आ गया। अगला कैंसिल ही कर दिया आप तीनों ने मिलके, या फिर टाइम बाद हो गया, जैसे चेक को आपने 3 महीने के बाद लगाया, और या फिर इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज है, मतलब वो चेक खत्म हो गया तो आपका पेमेंट भी खत्म हो गई। ये देखिए पेमेंट कैंसिलेशन, इसी को बता रखा है, देखिए पेमेंट कैंसिलेशन, रिलीज, नेगोशिएशन बैक, ये इंपॉर्टेंट है बीच में। आपने 48 दिन से 48 घंटे से ज्यादा का समय दे दिया। जब भी आप बिल देते हो ना, सामने वाले को 48 घंटे के अंदर एक्सेप्ट करना है। अगर आपने 48 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया तो आपने खुद अपना राइट वेव कर दिया। क्या कर दिया, वेव। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑलरेडी बता चुका हूं। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, यस, इंपॉर्टेंट चेंजेस करना, आजकल एक्सेप्ट नहीं होते। आपने साइन डबल कर दिए, डेट काट के चेंज कर दिया, अमाउंट से छेड़छाड़ कर दी, उसको बोलते हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन। या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑपरेशन ऑफ लॉ में दो बातें बताता हूं, डेथ और इंसॉल्वेंसी। डेथ और इंसॉल्वेंसी, यहां पे खाली एक बताऊंगा, इंसॉल्वेंसी पूछो क्यों, क्योंकि डेथ में आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेगा, इंसॉल्वेंसी में कोई लायबल नहीं रहता। और इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, जितना हिस्सा आपके आएगा वो लेना पड़ेगा। चलिए चैप्टर क्या होता है बच्चों, यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक बार पढ़ें, कोई डाउट हो तो बताएं। जय श्री राम, जय माता दी। ऐसे क्या भगवान से माफी मांग रहे हो, ऐसे बच्चे हो